आज हम आपके साथ एक और दिल को दहला देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुमित्रा अपर्णा केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से। एक ऐसा शख्स जो दिखने में कुछ और, अंदर से कुछ और। इस फोटो को देखिए। इस फोटो में जो शख्स दिखाई दे रहा है, पहले नजर में ये आप लोगों को बहुत इनोसेंट सा लगेगा, लेकिन जब आप इसकी असलियत जानेंगे तब आप भी हैरान रह जाने वाले हैं। क्योंकि इस इंसान का वह चेहरा जिसकी कल्पना ना उसकी पत्नी ने शादी से पहले की थी और ना ही शादी करवाने वाले उनके पेरेंट्स ने यह कल्पना की थी। असल में यह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि क्रिमिनल माइंड से भरा हुआ एक ऐसा शख्स है, और बल्कि एक पुलिस ऑफिसर भी था। लेकिन फिर भी इसकी असली पहचान एक ऐसे इंसान के तौर पर की गई जिसके अंदर लालच कूट कूट कर भरा हुआ था। आप लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक वर्दी वाला गुंडा टाइप, जिसने ना सिर्फ अपनी वर्दी की पावर का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि दो फैमिलीज की जिंदगी भी तबाह करके रख दी। पहले उसने अपनी वाइफ अपर्णा की जिंदगी को खत्म किया, और उसके बाद अपने ही डिपार्टमेंट की लेडी कांस्टेबल सुमित्रा की जिंदगी से खेल चुका था। इस केस में इतने सारे टर्न्स और ट्विस्ट हैं जो कि यह हर किसी के लिए समझना आसान बात नहीं है। तो इस स्टोरी को ध्यान से एंड तक जरूर सुनिएगा। ना तो यह कोई लव स्टोरी है, ना ही यह कोई अफेयर का मैटर है, बल्कि एक ऐसी न्यू फियर को अनलॉक करने वाली कहानी है जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, यह है लेडी कांस्टेबल सुमित्रा और अपर्णा के केस के बारे में। भुवनेश्वर, जहां की सड़कों पर हर दिन भीड़ रहती है, इसी भीड़ को संभालने के लिए कई ट्रैफिक पुलिस वाले भी तैनात रहते हैं, और उन्हीं में से एक थी सुमित्रा साहू। उसकी उम्र 25 साल की थी। सुमित्रा यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी किया करती थी और पेरेंट्स भी उसे देखकर काफी गर्व का अनुभव करते थे। लेकिन उसके बाद इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। और अब 6 सितंबर 2025 की सुबह सुबह सब कुछ नॉर्मल था। सुमित्रा हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर निकली और फिर कुछ घंटों बाद घर को भी लौट आई। लेकिन उसके बाद उसे बुला लिया गया अर्जेंट कॉल के नाम पर। बिना देरी किए वह अपने घर से निकली, और प्रॉब्लम यहीं से ही शुरू हुई, क्योंकि उसके बाद वह वापस कभी घर ही नहीं लौटी। पेरेंट्स ने पहले सोचा कि वो ओवर टाइम होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे टेंशन भी लगातार बढ़ती रही। पेरेंट्स ने बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही जवाब आया कि फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। उसकी फैमिली ने सोचा कि शायद कोई क्लू मिल जाएगा, इसलिए ऑफिस चलते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर जब देखा तो बहुत ज्यादा हैरान हुए। तब जाकर उन्हें शॉक लगा जब पता चला कि सुमित्रा का फोन तो ऑफिस में पड़ा हुआ है। अब सवाल यह था कि अगर फोन ऑफिस में है तो वह बाहर किसके साथ गई और कहां गई। हालांकि उस वक्त कुछ भी खास सबूत नहीं मिले और अब इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन क्लैरिटी अभी भी बिल्कुल जीरो थी। हर जगह उसके पोस्टर लगाए जा रहे थे, मिसिंग के पोस्टर्स थे। अनाउंस किया गया कि अगर उसके बारे में कोई जानकारी देता है कि वह कहाँ है तो उसे 25,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था, और उसके बाद एक हफ्ते तक कोई क्लू हाथ नहीं लगा। लेकिन 12 सितंबर को उन्होंने सोचा कि डिपार्टमेंट के अंदर ही पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि सुमित्रा खुद यूनिफॉर्म फैमिली का हिस्सा थी, तो उसके आसपास के लोगों से पूछना बहुत जरूरी था। और तभी धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा, दीपक राव। अब सुमित्रा अक्सर उसी के साथ ज्यादा नजर आती थी। ड्यूटी के बाद भी दोनों को कई बार साथ में देखा गया, कभी मार्केट में तो कभी कैंटीन में। और अब पुलिस ने दीपक से सवाल जवाब किए। पहली नजर में वो बहुत नॉर्मल दिखा और बहुत आसानी से बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है कि वह खुद ही कहीं चली गई होगी। उसने यह भी कहा कि 6 सितंबर को तो वो अपने एक रिश्तेदार से मिलने हिंजोर के गार्डन में गया था। उसने यह भी कहा कि वहां से लौटते वक्त उसने टार्निंग मंदिर के बाहर सेल्फी भी ली, और प्रूफ के तौर पर उसने वही फोटो पुलिस वालों को दिखाई। पहली नजर में ऐसा लगा कि उसकी बातों में दम है, लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर ने उसकी बॉडी लैंग्वेज को गौर से देखी, और वहीं से पुलिस वालों को अंदर ही अंदर लगने लगा कि शायद कुछ तो छिपाया जा रहा है। पुलिस ने तय किया कि उसकी बातों को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। प्लान बनाया गया कि उसी दिन 6 सितंबर का ट्रैवल रूट ट्रेस किया जाए। यानी कि लॉजिक साफ था कि अगर दीपक सच बोल रहा था तो उसी रास्ते के उसकी गाड़ी के टोल वगैरह पर यह सारी चीजें रिकॉर्ड जरूर हुई होंगी। इसीलिए पुलिस टीम ने अलग अलग टोल प्लाजा से रिकॉर्डिंग निकलवाई और कई घंटों की फुटेज खंगाली गई। आखिरकार 6 सितंबर की शाम एक फ्रेम सामने आया जिसने केस की दिशा ही बदल दी, क्योंकि उस फुटेज में साफ दिख रहा था वही गाड़ी जिसका नंबर दीपक के नाम पर था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि गाड़ी उस रास्ते पर नहीं थी जहां से गाड़गांव वाले रिश्तेदार के घर पहुंचा जाना चाहिए था।
बल्कि वह सीधा भुवनेश्वर से निकलकर किंजौर का घना जंगल रूट की तरफ जाती हुई गाड़ी नजर आई। अब इस पजल के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। तुरंत पुलिस वालों ने उसकी मोबाइल लोकेशन निकाली और सरप्राइजिंगली यहां पर यह था कि 6 सितंबर और 7 सितंबर की रात उसकी लोकेशन भुवनेश्वर से बहुत दूर किंजौर जंगल के एरिया में ट्रेस हुई। यानी कि उसकी जो स्टोरी थी और जो एक्चुअल लोकेशन थी वो बहुत डिफरेंस आ रहा था और यहीं से ही संदेहास्पद चीजें निकल रही थी। यह केस और गहरा होता जा रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि इस कहानी में छिपे हुए बहुत सारे राज हैं जिससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करता जो भी ऑफिसर्स थे उन लोगों ने रास्ते के जो पेट्रोल पंप्स थे, रोड साइड ढाबा थे, वहां पर देखा। वहां के लोगों से पूछताछ की। वहां जाकर पता चला कि किसी ने बताया कि रात को होंडा सिटी कार गुजरती हुई देखी थी और उसमें सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि 2 लोग और थे। इसी इंफॉर्मेशन ने पुलिस की थ्योरी को और स्ट्रांग कर दी। फिर 12 सितंबर से लेकर अगले कई दिनों तक किंजौर के फॉरेस्ट इलाके में सर्च शुरू हो चुकी थी। पुलिस टीम ने लोकल विलेजर्स से पूछताछ की। तभी एक बुजुर्ग ने बताया कि कुछ दिन पहले एक रात को उसने 3 लोगों को जंगल के अंदर टॉर्च जलाकर गड्ढा खोदते हुए देखा था और उस दिन उसके पास एक गाड़ी भी खड़ी थी। यह बयान पुलिस वालों के लिए बहुत ही सबूत वाला साबित हो रहा था। अब 15 सितंबर को उस जगह पर मार्क किया गया और फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुला लिया गया और मिट्टी पर ध्यान से देखने पर साफ समझ में आया कि यहां पर ताजी खुदाई की गई है। उसके निशान मौजूद थे। अब 16 सितंबर की सुबह जेसीबी मशीन मंगवाई गई। भारी सिक्योरिटी के बीच उस खुदाई को शुरू किया गया और हर कोई बेचैन था। मजदूर के हाथ कांप रहे थे। आसपास में खड़े पुलिस वाले भी टेंशन में थे और कुछ देर बाद खुदाई के बाद जब मिट्टी हटी तब एक बोरी जैसी चीज बाहर आई। बदबू इतनी तेज कि सभी पीछे हट गए। फिर बोरी बाहर निकाली गई और जब उसे खोला गया तो अंदर से एक सड़ी गली महिला का शव मिला। कपड़े देखकर यह शक हुआ कि यह वही हो सकती है, क्योंकि जो ड्रेस थी वह मिसिंग अलर्ट में डिस्क्राइब की गई थी और उसका पता बताने वाले को 25,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई थी। लेकिन अब कहानी कुछ और थी। हालांकि उस दिन सबको सेफ रखा गया। फोरेंसिक टीम ने सैंपल्स कलेक्ट किए और उसे भुवनेश्वर ले जाया गया। फिर 17 सितंबर की सुबह सुमित्रा के पेरेंट्स को बुलाया गया। जब उन्होंने उसे देखा तो कपड़ों और ढांचे से उन्होंने कंफर्म किया कि यह कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी सुमित्रा ही है। उस टाइम का जो माहौल था वो बहुत हैवी हो चुका था। मां जमीन पर गिरकर रोने बिलखने लगी। पिता शाक में ही खड़े रहे। जिसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। डॉक्टर्स ने साफ बताया कि गले पर स्ट्रेंगुलेशन के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं और उसी वजह से उसकी सांसें रुकी हैं। अब पुलिस के पास सबूत के एक स्ट्रैंग चैन बन चुके थे और सारे टेक्निकल एविडेंस भी उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। अब इसीलिए 17 सितंबर की शाम को उसे फौरन कस्टडी में ले लिया गया। लेकिन शुरुआत में वो बिल्कुल शांत दिख रहा था और नॉर्मल तरीके से बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ अपने रिलेटिव से मिलने गया था। और प्रूफ दिखाने के लिए उसने फिर से वही मंदिर की जो सेल्फी थी वह सब कुछ दिखाया। लेकिन ऑफिसर्स अब हर एंगल वेरीफाई कर चुके थे, जो उसकी कहानी को अब पूरी तरह झूठा साबित करने के लिए तैयार थे। जब उससे पूछा गया कि 6 सितंबर की रात को उस जंगल वाले इलाके में इसकी कार क्यों गई थी, तब उसने सीधा जवाब देने के बजाय बातें घुमाना शुरू कर दिया। क्योंकि वो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर था, वह सब कुछ जानता था कि क्या कुछ करना है, सामने वाला क्या सवाल पूछेगा और मुझे क्या जवाब देने हैं। इसीलिए उसने पुलिस ने तय कर दिया कि अगर सच में इस केस को खोल कर रखना है तो दीपक की तह तक जाना होगा। उसकी सारी डिटेल्स खंगालनी पड़ेंगी जो शायद हमसे यह छिपा रहा है। इसलिए 18 सितंबर से उसके घर में ऑफिशियली रिकॉर्ड्स छानने शुरू कर दिए। ऑफिसर्स ने सबसे पहले उसके बैंक स्टेटमेंट और लॉकर चेक किए तो वहीं से एक ट्रांजैक्शन सामने आई। इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट से जुड़े पेपर्स भी निकाले गए और तभी सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि दीपक ने जुलाई 2024 में सुमित्रा से कोर्ट मैरिज कर ली थी। यह मैरिज ना तो सोसाइटी में किसी को पता थी और ना ही उनके सेल्फ डिपार्टमेंट में क्लियर थी। जब भी हम कहीं काम करते हैं तो उस डिपार्टमेंट को हमारी सारी बातें पता होती हैं कि हमने शादी वगैरह भी की है। यानी कि यह रिश्ता फैमिली और बाहर वालों से सबसे छिपाया गया था। पर क्यों? लेकिन सच बताऊं तो असल में इसी के जवाब में ही इस पूरी कहानी की सच्चाई छिपी हुई है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके पीछे एक और महिला की घुटी हुई सांसों का गहरा राज छिपा हुआ था। अप्रैल 2018 यही वह महीना था जब दीपक की जिंदगी में पहला बड़ा मोड़ आया। यानी कि उसकी पहली शादी हुई थी अपर्णा प्रियदर्शनी से। दीपक उस टाइम पर भुवनेश्वर में पोस्टिंग पर था और अपर्णा सरकारी नौकरी कर रही थी।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई पोस्ट पर थी। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और शादी के बाद घर वालों को लगा कि दोनों की जिंदगी अब स्टेबल चलेगी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही रिश्तों में थोड़े थोड़े अनबन होने लगी। दीपक का नेचर काफी ज्यादा कंट्रोलिंग था और अपनी वाइफ को बहुत परेशान करता था। अपर्णा खुद रेवेन्यू इंस्पेक्टर थी, तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। स्टेबल सैलरी थी, इसीलिए दीपक का बार बार उनसे पैसों की डिमांड करना। कभी कहता कि घर का खर्चा ज्यादा हो रहा है, कभी पर्सनल जरूरतें बढ़ रही हैं, कभी वह लोन ले, तो कई बार तो उसने अपनी बीवी के नाम पर बिना बताए बैंक से पैसे भी उठाए। यहीं से ही दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो चुके थे। यानी कि अपर्णा को समझ में आने लगा कि जो उसका यह पति है, वो उसे सिर्फ इनकम सोर्स की तरह देखता आ रहा है। इसके बाद टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। फैमिली ने शुरू में इसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की लड़ाई समझा, लेकिन असल में कहानी कई ज्यादा गहरी होती जा रही थी। और फिर आया 17 मार्च 2022। उस रात करीब 9 बजे दीपक और अपर्णा एक इलाके से गुजर रहे थे। उस रात अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। यानी कि अचानक यहां पर उनकी कार का टायर पंचर हुआ और उसी दौरान अपर्णा पैदल सड़क किनारे चलने लगी, कार से बाहर निकलकर। तभी अचानक से पीछे से एक ट्रक आता है जो काफी स्पीड में था। वह टक्कर मारकर गुजर जाता है। हालांकि अपर्णा के पति दीपक ने यहां पर उसे उठाकर अश्विनी हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बचाने की कोशिश की मगर बचा नहीं पाए। इसीलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड में इस केस को रोड एक्सीडेंट मान लिया गया। लेकिन अपर्णा का परिवार गहरे शोक में था। भले ही शुरुआत में सबने इसे बड़ा बैड लक माना कि यह सब कुछ हो गया, उसकी किस्मत में लिखा था। लेकिन दिन बीतते बीतते कई बातें रहस्यमय टाइप बनने लगी। ट्रक के बारे में कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई। आई विटनेस स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं कर रही थी। और सबसे बड़ा सवाल, जिस ट्रक का नंबर रिपोर्ट में दर्ज कर लिया गया, वह उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था। और यही वजह थी कि धीरे धीरे अपर्णा का परिवार इस कहानी को लेकर काफी डाउट करने लगा। उन्होंने कूटनी थाना जाकर दोबारा जांच की डिमांड रखी, लेकिन उस टाइम पर यह केस आगे नहीं बढ़ पाया और उसे एक्सीडेंट मानकर इस फाइल को बंद कर दिया गया और वह राज हमेशा के लिए राज ही रह गया। लेकिन कहा जाता है, सच को हम कितना ही दबा लें, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। और उस राज को एकमात्र बाहर निकालने का जरिया बनी सुमित्रा साहू। और अब 2 साल बाद यानी कि 2024 में दीपक की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। यानी कि जब उसकी मुलाकात हुई सुमित्रा साहू से। हाँ, वही सुमित्रा जो इस वक्त 25 साल की थी और भुवनेश्वर में ट्रैफिक पुलिस पद पर तैनात थी और अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी, मेहनती, सिंपल और अपने काम में हमेशा फोकस रहती थी। डिपार्टमेंट की वजह से उसकी मुलाकात दीपक से हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे यह मुलाकातें एक हैबिट बन गई। दीपक ने खुद को बहुत केयरिंग और लॉयल दिखाया, इसलिए दोनों के बीच एक इमोशनल बाउंडिंग बननी शुरू हो गई। सुमित्रा अपने पर्सनल स्ट्रगल, जॉब एंड फैमिली की एक्सपेक्टेशंस दीपक से शेयर करने लगी और दीपक उसे भरोसा दिलाया करता कि तुम्हें अकेले यह सब नहीं झेलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसी बॉन्डिंग के बीच एक दिन दोनों साथ बैठे थे। माहौल सीरियस था। इसी बीच सुमित्रा ने कैजुअली पूछा कि तुम्हारे लाइफ में पहले कभी कोई सीरियस रिलेशनशिप रहा है या फिर नहीं। दीपक कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, मेरी एक शादी हो चुकी थी। मेरी पहली पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी जान एक रोड एक्सीडेंट में जा चुकी है। यह सब बोल करके थोड़ा इमोशनल खुद को दिखाने लगा। उसने आगे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन इतना कहा, वो हादसा मेरे कंट्रोल से बाहर था। अब मैं अकेला हूं। और यहीं से उसके दिल में सिंपैथी और बढ़ गई। दीपक ने इस सिंपैथी को अपने ही फेवर में यूज किया और धीरे धीरे यह बातें शादी की तरफ बढ़ने लगी। सुमित्रा ने कहा कि अगर सच में हम रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रॉपर शादी कर लेते हैं। तुम मुझसे शादी कर लो। यहां दीपक ने तुरंत हामी भर दी और एक शर्त रखी, हाँ, शादी करेंगे, लेकिन फिलहाल सबको बताना सही नहीं होगा। डिपार्टमेंट में कॉम्प्लिकेशंस होंगी कि हम एक ही डिपार्टमेंट से हैं। फैमिली इश्यूज भी होंगे, क्यों ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और उसने यकीन दिलाया कि यह बस फॉर्मेलिटीज हैं, जल्दी ही सबको बता दिया जाएगा। और फिर आगे चलकर जल्द ही वह दिन भी सामने आया। यानी कि 23 जुलाई 2024 भुवनेश्वर कोर्ट में दोनों ने मैरिज रजिस्टर करवाई और ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। अब यहां सारे सबूत और गवाहों के बाद जब दीपक राव को अरेस्ट कर लिया गया, उससे पूछताछ शुरू हुई और ऑफिसर ने उससे सीधा सवाल किया। तब उसने कहा कि 6 सितंबर की शाम उसने खुद सुमित्रा को कॉल किया। अब सुमित्रा खुद उसकी ऑफिशियल बीवी थी। उसे पता था कि मैं उसकी ऑफिशियल वाइफ हूं, तो बिना सवाल जवाब के वह उसके पास चली गई। हालांकि उसने अर्जेंट कॉल के बहाने उसे बुलाया कि कुछ फैमिली मैटर्स हैं,
कुछ डिस्कस करना चाहती है फैमिली। तो डिस्कस के बाद उसे गाड़ी में लिया गया। यहाँ गाड़ी में उस रात दो लोग और भी बैठे हुए थे, उसका भतीजा विनोद और एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर शंभू। और उन्होंने रास्ते में पहले बातचीत की। थोड़ा माहौल गर्म हुआ और उसी गर्मा गर्मी में उन तीनों ने मिलकर के उसका गला दबा करके सुमित्रा को हमेशा के लिए शांत कर दिया। और फिर वो किंजोर के घने जंगलों की तरफ गया, जहां पहले से जगह तय कर ली गई थी। और तीनों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा और बेजान सुमित्रा को उसी गड्ढे में दफन कर दिया। जिसके बाद गाड़ी साफ की गई और दीपक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए प्लान बनाया कि वह मंदिर जाकर के सेल्फी लेगा और दिखाएगा कि वह उस रात तो धार्मिक कामों में व्यस्त था और अपने रिश्तेदार से मिलने गया था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब डीप इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तभी हिडन कोर्ट मैरिज भी सामने आई। उस रात यह और बात सामने आई कि सुमित्रा के नाम पर 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी भी था। वो पेपर भी सामने आ चुके थे और यहीं से ही पूरा गेम साफ हो चुका था। पुलिस को पता चला कि यही खेल उसने अपनी पहली पत्नी के साथ भी खेला था। उसके नाम पर भी 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी की गई थी, लेकिन उसके लिए पहली पत्नी का इस दुनिया से जाना बहुत जरूरी था। तो दीपक ने एक ऐसा तरीका निकाला कि उसने उस घटना को एक्सीडेंट दिखाया और उसके बाद इंश्योरेंस वालों को भी बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। जिसके बाद उसने उस पॉलिसी का पूरा पैसा भी क्लेम कर लिया और उसे खर्च करने की आदत लग चुकी थी। और यही लालच उसकी लत बन गई और इसी लालच में उसने सुमित्रा को भी इमोशनल ड्रामा में फंसाया, चोरी छिपे शादी की और उसके नाम पर भी 1 करोड़ की इंश्योरेंस करवा लिया। सोच यही थी कि बैठे बैठे आसानी से फिर से 1 करोड़ वह कमा लेगा। लेकिन इस बार वह बुरी तरीके से फंस चुका था। सारी चीजें नाकाम हो गई और उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। तो असल बात तो यही है कि लड़कियों को एक बार गहराई से सोचना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कई लड़कियां भागकर शादी कर लेती हैं या फिर बिना बताए शादी कर लेती हैं, फिर किसी के साथ लिव इन में रह के कोर्ट मैरिज कर लेती है। पर क्या पता इन सब के पीछे कुछ ऐसे ही राज छिपा हो। यहां डरने वाली बात नहीं है या फिर मैं कुछ और चीजें नहीं कह रहा। बस सोचने समझने वाली बात है कि थोड़ा सा सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप हर काम करना चाहिए। भुवनेश्वर की उन्हीं सड़कों पर आज भी भीड़ लगती है, ट्रैफिक चलता है, सायरन बजते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस शोर के बीच एक खामोशी हमेशा के लिए बस चुकी है। वो खामोशी है सुमित्रा की अधूरी ड्यूटी की। वो खामोशी है अपर्णा के अधूरे सपनों की। सोचिए, एक बेटी जो हर सुबह यूनिफॉर्म पहनकर अपने घर से निकलती थी, अपने माता पिता के सपनों को साथ लेकर, आज वही घर उसकी तस्वीरों से भरा हुआ है। माँ की आंखें आज भी दरवाजे पर टिक जाती हैं, जैसे अभी वो अंदर आएगी और कहेगी, माँ मैं आ गई। लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार बंद होते हैं फिर कभी नहीं खुलते। अपर्णा, जिसने अपने रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाया, शायद उसे कभी ये अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान के साथ उसने जिंदगी बिताने का फैसला किया, वही उसकी जिंदगी का अंत बन जाएगा। और सुमित्रा, जिसने भरोसा किया, प्यार किया और एक नए भविष्य का सपना देखा, उसे क्या पता था कि वो सपना सिर्फ एक झूठा जाल था। इस कहानी में सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि एक इंसान ने दो जिंदगियां छीन ली, बल्कि यह है कि उसने भरोसे को मार दिया, रिश्तों को तोड़ दिया और इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। कभी कभी बुराई चेहरा बदल कर आती है। वो वर्दी पहन लेती है, मुस्कान ओढ़ लेती है और भरोसे का नकाब लगाकर हमारे बीच ही घूमती रहती है। लेकिन सच कितना भी दबा हो, एक दिन वो सामने आता ही है। और जब आता है तो सिर्फ अपराधी को ही नहीं, बल्कि समाज को भी एक कड़वा सबक दे जाता है कि भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज सुमित्रा और अपर्णा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी एक चेतावनी बनकर जिंदा है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्यार जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है समझ, सतर्कता और सच्चाई। और आखिर में बस इतना ही, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सवाल बनकर हमारे अंदर जिंदा रह जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाए और गलतियों से बचा जा सके। इस बारे में आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, वह भी कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।